नमस्कार साथियों, मैं आदर्श शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आखिरी एग्जाम में पॉलिटी की क्लास में। और हम लोग जैसा कि कल पढ़ रहे थे कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा को एक जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, वही 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पूर्ण रूप से मान्य करके उसको संविधान की उद्देशिका बनाया गया। अब उससे आगे पढ़ेंगे, जो संविधान सभा थी उसके द्वारा कुछ और अन्य कार्य किए गए थे और कैसे-कैसे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं संविधान के निर्माण में आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा के निम्नलिखित का। तो इसमें मई 1939 में राष्ट्रमंडल का सदस्य, जो राष्ट्रमंडल था, क्योंकि भारत 1947 में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका था। तो अब भारत को अपनी विदेश नीति को संचालित करने के लिए और विदेशी राष्ट्रों से कैसे संबंध रखने हैं, इसके लिए वो राष्ट्रमंडल का सदस्य 1900 मई 1939 में बनता है। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण राष्ट्रीय ध्वज को अपनाता है। जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसका जो बेस है 2 गुणे 3 लंबाई, जो इसकी ऊंचाई है वो 2 मीटर और चौड़ाई जो है वो 3 मीटर रखी गई है। इसको एक समिति द्वारा बनाया गया था, जिसके मुख्य श्री चिलकैया नायडू जी थे, उनके द्वारा बनाया गया। और इसमें 3, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 3 रंग है। केसरिया शौर्य का प्रतीक है और सफ़ेद शांति का प्रतीक है, और हरा जो सबसे नीचे है वो भारतीय परिधान का प्रतीक है, कृषि का प्रतीक है। और जो चक्र है वो महात्मा गांधी जी द्वारा इसमें रखा गया था, जो सत्य का प्रतीक है। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, और उसके बाद 24 जनवरी को ही राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है उसको अपनाया गया। राष्ट्रगीत जन गण मन है। और 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं, जो संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, और कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माण में लगभग 60 देशों का संविधान का अध्ययन भी किया गया था, अवलोकन किया गया। इसके प्रारूप में 114 दिन तक विचार हुआ था कि प्रारूप जो संविधान कैसा होना चाहिए, इसके लिए 114 दिन तक इस पे विचार हुआ। संविधान सभा के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई, और इसके बाद 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ। और 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद नई संसद निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। जो भारत की संविधान सभा थी वो 1951-52 में जो आम चुनाव हुए, उससे पहले जो संविधान सभा थी वही ही संसद से कार्यभार देख रही थी। इसके बाद समितियां, जो नई सरकार 1951-52 में बनी, उसमें बनी समितियां। संघ की समिति, जो केंद्रीय समिति होगी, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भारत के निर्माण का कार्य था, वो पूर्ण रूप से जो राज्य में भारतीय राज्य में विदेशी जो राज्य रजवाड़े थे, स्वतंत्र रियासतें थी, उनको मिलाने और भारत के क्षेत्र को अखंड भारत बनाने में उनका विशेष योगदान था। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ साथ प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य भी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और एक और सदस्य थे बी एन राव। बी एन राव एक ऐसी शख्सियत थे जो कि हम बोल सकते हैं संविधान सभा में पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से जो सेवा की, वो कोई भी पद या प्रशासनिक पद न लेते हुए और संविधान को लिपिबद्ध किया था। और इसके बाद आते हैं मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक जनजाति, बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सहकारी समिति, पारदर्शिता के लिए भी सरदार पटेल जी को सदस्य थे।
5 उप समितियां थी, जिसमें और मौलिक अधिकार की उप समिति के जेबी कृपलानी जी थे। सॉरी, जेबी कृपलानी जी थे। अब इस जो अब इसके और अल्पसंख्यक उप समिति के श्री H.G. मुखर्जी थे। और उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत जो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र था, उसके सीमा प्रांत की जनजाति क्षेत्र और को छोड़कर आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों की उप समिति गोपीनाथ बोरदोलोई जी थे। छोड़े गए और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र असम में संचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति बीपी ठक्कर जी द्वारा दी गई थी। और उत्तर पश्चिम फ्रंटिंग जनजाति की उप समिति थी। प्रक्रिया नियम समिति जो प्रक्रिया है नियम समिति थी, उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति जी हुए हैं और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बोल सकते हैं, वो थे। राज्यों के लिए समिति राज्य से समझौता करने वाली समिति जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छोटी समिति। वित्तीय और कर्मचारी स्टाफ के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रत्येक प्रेसिडेंसी समिति के लिए अल्लादी कृष्णा अय्यर जी थे। सदन समिति के लिए बी पटभैया सीतारमैया जी थे और कार्य संचालन समिति के डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। और ध्वज संबंधी तदस्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चिलकैया नायडू जी द्वारा संविधान को राष्ट्रीय ध्वज को बनाया तो गया था, लेकिन उसको आखिरी मान्यता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दी गई थी। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जे.बी. मावलंकर थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदस्थ समिति यस वरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, ये उस समय जज के पद पर थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए बी पटभैया सीतारमैया जी और संविधान सभा में वित्त प्रावधान समिति के लिए रंजन सरकार जो कि सभा के सदस्यों का 2.4 था। भाषाई प्रांतों के लिए एस के धार जो कि समिति जवाहरलाल, जैसा कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके साथ बाद दक्षिण भारत में श्री रमल्लू जी जो थे, उन्होंने भाषा को लेकर राज्यों का निर्माण का आधार भाषा को बताया। इसलिए वो जो राज्यों का विस्तारीकरण था उसके खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए और 58 दिन के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उस एक समिति की जो राज्य पुनर्गठन समिति थी, उसके लिए धार जी की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 52 में प्रस्तुत की और कहा कि भाषा से अधिक राज्य के प्रशासनिक स्तर पर राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। देश समिति उषा नाथ सेन थी। और नागरिक प्रदान समिति के लिए वरदाचारी जी थे और संविधान सभा समिति के लिए महत्वपूर्ण श्री प्रारूप समिति और इनके और संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण श्री प्रारूप समिति, इसका गठन 9 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसमें नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके 7 सदस्य थे, जिनके नाम आप देख सकते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अय्यर और अल्लादी कृष्णा अय्यर, डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवाचारी, इन्हें बी.एल. मित्र की जगह जिन्हें स्वास्थ्य कारणों के वजह से त्यागपत्र अपना दे दिया था संविधान सभा, और टी कृष्णाचारी, इन्हें सन 1948 में बी.पी. खैतानी की मृत्यु के बाद संविधान सभा में रखा गया था। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान पर पहला प्रारूप तैयार कर फरवरी 1948 में, जो भारत का पहला संविधान बनकर तैयार हुआ था, वो 1948 में तैयार हो गया था। और भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8
माह का समय दिया गया था। जो भारतीय जनता थी उसको ये संविधान सही है या नहीं है उस पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति ने 8 माह का समय दिया था। और लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों को परिपेक्ष के रूप में समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार करके 19 अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लगा। इस दौरान कुल 141 बैठकें हुई। संविधान सभा ने 141 बैठकें 6 महीने के कम अंदर करवा ली। संविधान का प्रभाव में आया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया। जो भारतीय जनता थी उसके दिए गए सुझावों के बाद बना नया संविधान 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रारूप पेश किया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे संविधान सभा प्रारूप समिति के, उन्होंने पेश किया और इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया सभा में। इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। 5 दिन तक संविधान पर चर्चा हुई। उसके बाद संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान सभा का खंडवार विचार शुरू हो गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संविधान में 22 भाग हैं और जब संविधान निर्माण हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी और अब 12 हो, जिनकी संख्या 12 हो गई है। तो जो संविधान था वो एक एक भाग करके उसका उस पर विचार और मंथन शुरू हुआ था और 22 भागों का पे विचार हुआ था। नवंबर 1949 संविधान की दूसरी बार 15 नवंबर से विचार शुरू हुआ। अच्छा, और नवंबर 1949 तक चला। इसमें कम से कम 7,653 संशोधन हुए। जो फाइनल और लास्ट 4 नवंबर 1948 को प्रारूप जो संविधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत हुआ था उस पे 7,653 बार संशोधन हुआ कि ये चीज गलत है, ये सही। जिसमें प्रस्तावों में 2,473 पर भी सभा में चर्चा हुई। अब उसके बाद आता है संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सैडलर बाय द असेंबली विगफील्ड पुस्तक पेश की। संविधान के प्रारूप पर पेश प्रस्तुत किया। यह 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया। जो संविधान था जब सभा में प्रस्तुत किया गया उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन एज सैडलर बाय द असेंबली बी फर्स्ट प्रस्ताव पेश किया गया था और 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए। सभा में कुल 299 सदस्य थे। जिस समय ये संविधान 26 नवंबर 1949 को पेश किया गया उस समय सभा में 299 सदस्य थे। उस दिन केवल 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया जाता है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया। अब यहाँ लोगों से मतलब क्या भारतीय आम जनता नहीं गई थी। भारतीय आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो गए थे उन लोगों द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया, लागू किया गया। और जो अपने अधिकार थे वो राज्य रूपी सत्ता को संविधान के रूप में सौंप दिया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था और इसमें 22 भाग थे।
और नई विधि मंत्री जो विधि मंत्री या प्रशासनिक मंत्री या कानूनी मंत्री बोल सकते हैं, वो डॉक्टर उसका पद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिया गया था। ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी तर्कसंगत और प्रभावशाली दलितों के लिए जाना जाता है। उन्हें तर्कसंगत और प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है और उन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में, जैसा कि आप लोग कई नेताओं से या जब से हम छोटे से थे तब से भारत का संविधान का जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है, ये हम सुनते आए हैं। वो उस समय विधि का भारतीय सरकार में जो संविधान सभा थी उसमें विधि कानून मंत्री का पद प्राप्त किए थे और भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। तो उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। फिर और इस महान लेख संवैधानिक विशेषज्ञ और अनुसूचित जातियों को निर्विवाद नेता को भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार भी कहा जाता है के रूप में जाना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जो लिखित रूप है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बी एन राव द्वारा इसको पूर्ण रूप से लिपिबद्ध किया गया था। और बी एन राव कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज थे जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखने के लिए उसमें एक भी पैसा ना चार्ज किया था, उसका उसके लिए खुद का वेतन भी नहीं लिया था। अब इसके बाद आता है 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तथा तटस्थ संसद अस्थायी परिवर्तनशील नियम और छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद इसमें आप अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 393 स्वतः ही लागू हो गए थे। जैसा कि आप जान सकते हैं कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन संविधान उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1930 में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराकर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 26 जनवरी 1930 को की गई थी। इसलिए भारतीय संविधान के लागू होने की डेट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो संसद समिति थी उसने 26 जनवरी 1950 रखी थी। इसीलिए भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन उस समय तुरंत 26 नवंबर से ये आपके इतने मौलिक अधिकार अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो गए थे। संविधान में शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, मैं आपको बता चुका हूँ। इस दिन संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है। जो 26 जनवरी 1950 था ये संविधान और मैं ये चीजें भी आपको बता और संविधान की शुरुआत के साथ ही भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त कर दिए गए और इसे एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जूरिडियस एक्ट 1949 कहा गया लागू रहा। जबकि संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे। 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया था। इसमें निम्न थे: जवाहरलाल नेहरू, एम अशफाक अली के मुंशी, एन गोपाल स्वामी अय्यर के टी सेठ और डी आर गडगी, हुमायूं कबीर के संथाल। बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्णा कृपाली को समिति के सदस्य और संयोजक के रूप में समायोजित किया गया था। समिति की 2 बैठकें, पहली बैठक 20-22 जुलाई 1946 को दिल्ली में और दूसरी 15 से 17 अगस्त बम्बई में हुई थी। भारत की पहली बैठक जो संविधान सभा की थी वो 20 से 22 जुलाई 1946 को और दूसरी दिल्ली में और दूसरी 15 से 17 अगस्त मुंबई में। और इसके बाद सदस्यों द्वारा अनेक टिप्पणी तैयार करने के साथ ही समिति ने संविधान सभा में अपनाया। और ये बस आपको बेसिक पढ़ना है या संविधान इसमें एक कोडिंग है गी ऑस्टिन जी की,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अमेरिका के समय एक बहुत बड़े नीतिकार या आप कह सकते हैं संविधानकार कानून के विशेष ज्ञाता थे। उन्होंने लिखा था कि यह कांग्रेस की विशेष समिति थी जिन्हें वर्तमान संविधान की उपलब्धियों तक भारत को पहुंचाना और समिति के सदस्यों ने कैबिनेट मिशन स्कीम की तर्ज पर काम करते हुए स्वायत्त क्षेत्र केंद्र और एवं प्रांत सरकारों की शक्ति आदि का एक सामान्य सुझाव निर्मित किया। उन्होंने एक संकल्पना पत्र की प्रतिपत्ति की उद्देश्य संकल्पना से बिल्कुल मिलता जुलता है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 22 जनवरी 1946 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था संविधान कैसा होना चाहिए, उसका जो बाद में संविधान सभा द्वारा उद्देशिका जो संविधान का अभिन्न हिस्सा है उसी को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। और अब इसके बाद आता है संविधान की आलोचना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोई भी चीज कितनी भी पॉजिटिव क्यों न हो उसकी कुछ लोग नेगेटिव थिंकिंग और कुछ आलोचनाएं करते हैं। उसमें आता है यह प्रतिनिधि निकाय नहीं आलोचकों ने दलीलें दी हैं कि संविधान ये दी है कुछ लिखने में एरर हो गया था दी है कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार और वयस्क मताधिकार जैसे कि भारत में जो वोट प्रतिशत था वो बहुत कम पड़ा था और वयस्क लोग बहुत कम थे और इसे पूरी आम जनता को चुनाव में भाग लेने का जो हिस्सा था वो नहीं ले सकी थी। और इसके बाद जैसा कि इसकी दूसरी आलोचना आप देख सकते हैं संप्रभुता के का अभाव। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं था क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था और यह कहीं कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि संविधान का जो अक्सर 70% हिस्सा है या 70% अनुच्छेद जो है वो 1935 के अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं हूबहू या कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके। तो इसे 1935 की नकल भी बोला जाता है। और जैसा कि आप जान सकते हैं 1946 में भारत में अंग्रेजों का शासन था तो संविधान सभा द्वारा बैठक से पहले अंग्रेजों से अपनी बैठक की अनुमति लेनी पड़ती थी। समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा के निर्माण में जरूरत से ज्यादा समय लग गया। अमेरिका का संविधान का निर्माण मात्र 4 महीने में अपना काम पूरा कर लिया था। निजामुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्यों ने इसके लिए अपनी अवमानना के लिए प्रारूप समिति इंटू ए नया नाम गढ़ा है। इन्हें इसे अफवाह समिति कहा है। जैसा कि आप जान सकते हैं विश्व का जो सबसे पहला लिखित संविधान था वो अमेरिका का संविधान था। तो उसको बनने में केवल 4 महीने का समय लगा था जबकि जो भारत का संविधान था उसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कांग्रेस का प्रभुत्व और इसका चौथी आलोचना जो है वो कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रीन ऑस्टिन ने टिप्पणी की है संविधान सभा एक दलीय देश और एक दलीय निकाय था। सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत थी। जैसा कि आप देख सकते हैं आम चुनावों में कांग्रेस को भारी बहुमत जो संविधान सभा के लिए हुआ चुनाव था 1946 में उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विशेष बहुमत मिला था और 15 अन्य व्यक्ति ही थे। तो आप जो अंग्रेजी ऑस्टिन जी थे उन्होंने इस उद्देश्य को देखते हुए ये आलोचना की है कि जो संविधान सभा थी वो कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत थी। संविधान सभा में अक्सर जो सदस्य चुनकर मनोनीत कर गए थे वयस्क मताधिकार द्वारा चुनकर गए थे वो सभी अक्सर कांग्रेस से 15 अन्य थे। और वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों
को पर्याप्त नहीं मिला था। उनके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी ये मुख्य कारण है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो भी एक पेशे से वकील थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक वकील थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पहले वकील रह चुके थे। तो इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। और भारतीय संविधान में ऐसी भाषा को यूज किया गया था जो अपनी बहुत जटिलताओं के लिए जानी जाती है, जिसका अभी भी संशोधन होता है। तो और हिंदुओं का प्रभुत्व, कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने हिंदुओं का निकाय कहा। इस प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की है कि संविधान सभा में भारत के केवल एक ही बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत और पाकिस्तान का विभाजन और मुस्लिम लीग का संविधान सभा को पूर्ण बहिष्कार करने के बाद कांग्रेस से अक्सर हिंदू नेता ही चुने गए थे। तो लेकिन फिर भी आलोचकों का ये मानना है कि संविधान सभा में जो भारतीय मुस्लिम जो भारत में रह रहे थे उनको उतना प्रभुत्व नहीं दिया गया। वह अन्य समुदाय जैसे दलित हो गया, ईसाई हो गया, सिख हो गया, उनको उतने अधिक सदस्यता नहीं मिली थी जितनी कि भारत के हिंदुओं को मिली थी। संविधान सभा अब संविधान सभा द्वारा का प्रतीक मोहर के रूप में किया। अब संविधान सभा में कौन कौन से प्रतीक क्या क्या, तो मोहर का रूप, मोहर जो थी वो हाथी का प्रतीक थी। और सर B.N. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। इसी ने संविधान को लिखा भी है। और H.B.R. अय्यर ने संविधान सभा का चुनाव सचिव नियुक्त किया गया था। और L.N. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूप चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया था। और प्रेम बिहारी नारायण राव जाता भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। मूल संविधान का प्रवाह हम इन लैटिन शैली में और उसके द्वारा हस्तलिखित है। जो भारत का संविधान है, आप देख सकते हैं कि वो जो अंग्रेजों की भाषा है अंग्रेजी, उसमें लिखा गया है। उसका जो हिंदी प्रकाशन है वो बहुत बाद से 1978 से भारतीयों को मिला। और भारतीय संविधान जो है वो पूर्ण रूप से इंग्लिश में लिखा हुआ है। और तो उसके बाद मूल संस्करण का सौंदर्य और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसमें नालंदा नंदलाल बोस और बियाओ हाउस राम मनोहर सिन्हा जी थे। जो संविधान के पृष्ठों पे चित्रकारी की गई है वो इन लोगों के द्वारा की गई। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित और हाउस राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामिति और सौंदर्यीकरण और अलंकृत किया गया। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिन्हें नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत और ज्यामिति आकार दिया है। और संविधान का हिंदी पाठन, मूल संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठन जो भारत का 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा संबंधित प्रावधान किया गया था, जिसमें भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394A जोड़ा गया था। इसमें इसे प्राधिकारियों ने अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुवाद का प्रकाशन और इस प्रकार होगा। प्रकाशन का प्रकार जो इसका भारतीय संविधान का जो हिंदी रूपांतरण होगा वो राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होगा। और संविधान का हिंदी अनुवाद यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्पीकर किए गए भाषाई रूप और शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित होंगे। जो भारत का हिंदी संविधान का वर्जन था वो प्रकाशित होने से पहले राष्ट्रपति सभा को के सामने वाचन होगा। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो जो हिंदी स्पीकर सभा थी वो उस शब्दों को अपनी तौर तरीके से रख सकती है। और संविधान के प्रत्येक संशोधन
का जो अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद किया जाएगा। जो अनुवाद है हिंदी में होना था वो जो अंग्रेजी का मूल शब्द था उसका हिंदी रूपांतरण होगा, ना कि उसका पर्यायवाची माना जाएगा। इन हिंदी पाठन का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठन में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई सुविधा उत्पन्न होती तो राष्ट्रपति उसका उक्त परीक्षण करेगा। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण करना था, ना कि हिंदी का हिंदी में व्याख्यान करना था। संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद किया जाए तो इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और संविधान का जो हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाएगा वही ही अंतिम प्रारूप माना जाएगा और उसका अपने अनुसार कोई भी व्यक्ति व्याख्यान नहीं कर सकता। इसका व्याख्यान राष्ट्रपति जी द्वारा ही किया जाएगा। तो थैंक यू गाइस, आज की क्लास यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर मेरा क्लास अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।